नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए आज डेट है 6 अप्रैल और हम लोग देखने जा रहे हैं। आज बहुत अच्छा मैटर आया है, इसका बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा देखेंगे इसका। तो ये देखिए वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अगले हफ्ते करेगा, ये न्यूज़ है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो वीवीपैट है जो कि ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, और एक एनजीओ है यहाँ पे एडीआर। तो आपको एनजीओ के उदाहरण मिलने वाले हैं यहाँ पे कई सारे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखेंगे और वीवीपैट को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं, इसी में न्यूज़ है। देखिए लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध यानी 24 घंटों में 30 तस्कर फरार हो गए यहाँ पे। तो ये यूपी स्पेशल का आपका पेपर 5 जो जुड़ा है नया, उसके लिए ये आपका बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। और प्लस इस टॉपिक को यूपी स्पेशल की दृष्टि से पूरा कवर किया जाएगा, यानी ये आपका जो 12वीं यूनिट है आपकी उससे रिलेट है आपका ये टॉपिक। और इस 12वीं यूनिट में सीमा सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां जो है वो उनमें इसको देखेंगे, जैसे तस्करी वगैरह इत्यादि जो है उसी के से संबंधित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक और देखिए यही न्यूज़ है आपकी कि ये कई जगह न्यूज़ छाई रही है, तो ये आपके पेपर 5 के लिए यूपी स्पेशल में बहुत अच्छा टॉपिक है। तस्करों का अड्डा बना रामपुर का टांडा, विदेश से लेकर आते हैं यहाँ पे सोना। तो ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल यहाँ मिल जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें पेपर 5 का ही था ये तो। और देखिए ये भी यूपी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये भी पेपर 5 की है। सोनौली सीमा ये पड़ती है आपकी महाराजगंज में, जहाँ से एटीएस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। तो ये अवैध घुसपैठ के मामले हैं यहाँ पे। तो एटीएस यहाँ पे पूरा देखेंगे, सीमा सुरक्षा से संबंधित है। और एटीएस जो एजेंसियाँ आयोग पूछता है उसमें ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है एटीएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं इसमें और भी कुछ है क्या। और इसमें देखिए नक्सलियों पर नकेल कसने की, अभी छत्तीसगढ़ में जो 10 नक्सली मारे गए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नक्सलवाद हो जाता है टॉपिक। और ये आपको पेपर 3 में मिलेगा, और प्लस आपको ये मिलेगा यूपी के पेपर 5 में, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको मिलेगा 5वें पेपर में। और वो है आपका नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को आपको इसमें ये 5 में भी टॉपिक है। तो देखते हैं, अगर समय रहा तो इसको भी डिस्कस करेंगे। आज मैटर बहुत ज़्यादा है। एक देखिए ये आया है दोबारा से, FCRA चर्चा में रहा है ये कि उल्लंघन में 5 एनजीओ को का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये पेपर किस में आएगी आपके, आप बताइए। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, 1-2 दिन पहले ये न्यूज़ आई है। तो ये आपके पेपर 5 में भी रहेगी, पेपर 5 यूपी का, और पेपर 2 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे भी है कुछ। सीमा पार आतंकवाद, ये आपके सीधा सिलेबस में सीमा पार आतंकवाद के ऊपर। इसमें हुआ क्या है कि अभी एससीओ की बैठक चल रही है अस्थाना में, वहाँ पे हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने स्पष्ट ये कठोर कार्रवाई के लिए यहाँ सीमा पार आतंकवाद के जो दोषियों हैं उन पर ज़रूरत बताई है। कैसे क्या है इसको देखेंगे, ये सीधा टॉपिक है। हो सकता है 1-2 टॉपिक इनमें से आज बच जाए, तो उसे नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे हम लोग। मैटर आज ज़्यादा है इसलिए चलिए शुरू करते हैं। यूपी से देखते हैं। देखिए यूपी में तस्करी से संबंधित जो आया है कि मामला क्या था कि लखनऊ एयरपोर्ट पर 24 घंटे में सोचिए 12 सोना तस्कर पकड़े गए, जो कि पेट में गोलियों को लेकर घूम रहे थे। और ये आए थे शारजहां जो और बैंकॉक से आए थे। ये जो आए थे लेके तस्करी का सोना पेट में रखे। तो ये और तस्करों का अड्डा बना रामपुर का टांडा। टांडा एक जगह रामपुर की। तो इसको आप कहीं भी एग्जाम्पल में कोट कर दीजिएगा जब भी आपसे यूपी स्पेशल के पेपर 5 में आए। ये टॉपिक है आपके यूनिट 12, यूपी में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, प्रबंधन और संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध, ये आपका टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसमें, अब इसका बेसिक देख लेते हैं जो पूछा जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, देखिए सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल से लगे हुए, एक तो खुली सीमा है, मानव व हथियार तस्करी, नकली मुद्रा, सोना, ड्रग्स एवं उर्वरकों की तस्करी होती है। और पाक स्थित जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा व अन्य ऐसे इसी रास्ते से अपनी तस्करी करते हैं, हथियारों की, ड्रग्स की इत्यादि की, और आतंकवाद का वित्त पोषण फिर इनसे किया जाता है। तो ये देखिए यूपी का मैप बना के इस तरीके से डाल दीजिए, थोड़ा आप अच्छा बना सकते हैं इसमें मैप। और देखिए ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, 579 किलोमीटर की सीमा, 579 किलोमीटर की सीमा लगती है आपकी यूपी और नेपाल के बीच में। वैसे भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है। तो ये 1950 में एक मित्रता संधि हुई थी, उसके बाद ये नेपाल की खुली सीमा है, ठीक है। यूपी के 7 जिले आते हैं, और 7 जिले यहाँ से लेके महाराजगंज से आपके, और ये पीलीभीत तक है। और नाम आपको याद कर लेना इन 7 के कौन कौन से जिले लगते हैं। तो इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी में आप इस मैप को कहीं भी डाल सकते हैं।
और देखिए नेपाली लड़कियों एवं महिलाओं की तस्करी की जाती है, इसके लिए देह व्यापार या सेक्स व्यापार के लिए। और तस्करी के प्रमुख मार्ग कौन से? महाराजगंज का सोनोली सीमा, जो अभी हम लोग देखे थे, इसका अलग न्यूज़ भी है, ठीक है। और बिहार के बैरगनिया, रक्सौल और नरकटियागंज सीमा, ये सब आते हैं, यहीं से तस्करी होती है ज़्यादातर। यूपी में अपराध कर नेपाल भाग जाते हैं जितने भी अपराधी होते हैं, तो वहाँ सड़ दे दी जाती है। जानवरों की खाल की तस्करी, हाथी दांत की तस्करी, गेंडा सींग की, ये तस्करी की जाती है। और किस रास्ते से? यूपी से नेपाल जाती है, नेपाल से फिर चाइना चली जाती है। और रेड कॉरिडोर के लिए भी यूपी का कुछ ज़िले शामिल है। रेड कॉरिडोर जानते होंगे, माओवाद का एक जो रास्ता है उसी को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यूपी में ऐसे कुछ ज़िले भी शामिल हैं यहाँ पे। तो ये था। अब देखिए इनका प्रबंधन कैसे होता है। इसका प्रबंधन जो होता है 1950 से 2001 तक जो नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व था वो यूपी पुलिस के पास था। लेकिन 2001 में, कब? 2001 में एसएसबी यानी सशस्त्र सुरक्षा बल के पास ये पहुंच गया मामला। ये जो नेपाल यूपी की सीमा है, अब ये एसएसबी देखती है इसको। कुछ निश्चित एंटी पॉइंट की व्यवस्था भी की गई है निरीक्षण के लिए। और एसएसबी भारत नेपाल की सीमा पे कितनी 669 सीमा चौकियाँ बना रही है, और उनमें से 148 यूपी में स्थित है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा डेटा है। मानव तस्करी रोधी पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं, जो अभी इनमें बनने में समय लगेगा। आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ है, देखिए सोनोली सीमा, जो हम लोग अभी देखे थे, महाराजगंज में पड़ती है सोनोली सीमा, जहाँ एटीएस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। अब ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें वो देखते हैं। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस है विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां और इनके शासनादेश या अधिकार पत्र। ये यूनिट 12 का टॉपिक नंबर 4 है, जो ये सेम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एजेंसियां दी हैं, तो वही एजेंसी के बारे में हम लोग देखेंगे। एटीएस है, एटीएस का काम क्या होता है? आतंकवाद निरोधक दस्ता होता है। तो आतंकवाद से संबंधित ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो एटीएस जिसके लिए कार्य करती है। तो वही ये जो सोनोली सीमा पे पकड़े गए 3 संदिग्ध, वो इसी से संबंधित मुद्दा है। तो आप डाल सकते हैं इस वाली सीमा को, इस पॉइंट को याद रखिए, यूपी में कौन कौन से रास्ते हैं। तो ये एक तस्करी का प्लस ये आतंकवाद और इन सब के लिए यहाँ से रास्ता ओपन है, ये मार्ग है। ये गठन देखिए 2007 में हुआ था एटीएस का गठन, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बोला जाता है, आतंकवादी निरोधक दस्ता। 2007 में हुआ था यूपी पुलिस की विशिष्ट इकाई के रूप में। मुख्यालय लखनऊ में है इसका। और यूपी में कई ऑपरेशन टीमें एटीएस मुख्यालय पर कार्य करती है और कुछ फील्ड यूनिट का यूपी के विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं। आगे देखते हैं। आतंकवाद एवं नक्सलवाद की जो गंभीर समस्याओं के दृष्टिगत ये 2017 में एटीएस के तहत ही एक स्पॉट बनाया गया था, स्पॉट का गठन किया गया था। क्या नाम था? स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम। ये इसके लिए किसके अंतर्गत ये गठित हुई थी? तो एटीएस के तहत ये गठित हुई थी 2017 में। स्पॉट टीमों का विशेष प्रशिक्षण, हथियार व अति आधुनिक तकनीकों से इनको सुसज्जित किया गया है। और वर्तमान में ऐसी 5 स्पॉट टीमें कार्यरत हैं यूपी में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए एनजीओ वाला मुद्दा आ गया आपका। एनजीओ देखिए एडीआर ने ये दायर की थी याचिका वीवीपैट पे। तो एडीआर एनजीओ है, इसको आप कोट कर सकते हैं। राजनीतिक मामले जितने भी या संविधान से जुड़े हैं तो उन सब में ये अपना बढ़ चढ़ के योगदान देता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। एडीआर के काम देख लीजिएगा उठा के आप नेट पे, नहीं तो नेक्स्ट कभी बता दिया जाएगा, क्योंकि कुछ इसके इंपॉर्टेंट काम हो तो आप उसे आप कोट कर सकते हैं। तो एडीआर आपके पास है एनजीओ। अभी जैसे इसने वीवीपैट के लिए याचिका दायर की है और उसी पे अगले सप्ताह कोर्ट सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या होती है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये। अब आपको काम कुछ और करना है वीवीपैट पे। देखिए आपको देख लेना है थोड़ा सा डेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मैटर जान लीजिए कि वीवीपैट क्या होता है, कैसे क्या है, ठीक है। नहीं तो लंबा वीडियो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बहुत मैटर होता है, बनाने में बहुत समय लगता है। एफसीआरए के उल्लंघन में 5 एनजीओ के लाइसेंस रद्द हुए हैं। देखिए अगली न्यूज़ ये है, इतने 5 एनजीओ हैं। तो ये और एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं। और ये विदेशी धन का दुरुपयोग कर रहे थे इसलिए इनका लाइसेंस रद्द हुआ है। तो एफसीआरए इसी के लिए बनाया गया है। अभी एफसीआरए को भी थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए इसमें हुआ क्या है कि ये एक एनजीओ है, 5 एनजीओ कौन से? सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, और चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल सर्विस, और वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी। अगला बचा है 5वां एवेंगेलिव, ये सॉरी प्रोनाउंसिएशन इसका भी, एवेंगेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया। ये आपका 5वां एनजीओ है, ठीक है। अजीब से नाम रहते हैं इनके। अब देखिए आगे इसी में देखते हैं। अब बचा हुआ मुद्दा देखिए, इससे पहले आपका न्यूज़ क्लिक का मामला आया था जिसको यूएपीए के 1967 के तहत
क्या किया गया था, इन पे कार्रवाई की गई थी। चीनी कंपनियों से इन्होंने अवैध तरीके से धन लिया था, पैसे लेकर भारत राष्ट्र विरोधी कार्यों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इनको FCRA के तहत उल्लंघन माना गया था। FCRA अधिनियम कब आया था? 1976 में। फुल फॉर्म क्या है? विदेशी अंशदान सहभागिता अधिनियम। और ये संशोधन हुआ था 2010 में और 2020 में। FCRA के थोड़े से देख लीजिए FCRA के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। मुख्य प्रावधान क्या है कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति या NGO जो विदेशी धन प्राप्त करना चाहता है उसे FCRA में रजिस्टर कराना पड़ेगा। विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को करने वाले व्यक्ति या संगठन FCRA के पंजीकरण हेतु पात्र होंगे। प्रावधान क्या है और इसमें मानदंड इसके, तो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हो तभी वो विदेशी धन या सहायता प्राप्त कर सकेगा। और भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली शाखा में विदेशी धन की प्राप्ति के लिए एक बैंक खाता खोला गया है उसके द्वारा। निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया धन मिला है। और प्रशासनिक व्यय की सीमा 50% से घटा के कितना कर दी गई है? 20%, यानी खुद के कामकाज पे वो लोग स्टाफ वगैरह पे 20% ही अब खर्च कर पाएंगे, तो इनको बांध दिया गया है। अभी FCRA की चिंता है, देख लीजिए कुछ FCRA के संबंध में NGO की चिंताएं हैं, क्योंकि इसे सख्त बना दिया गया है, तो सख्त अनुपालन हो गया इसका। प्रशासनिक देरी होगी, इसमें पारदर्शिता की कमी होगी, वित्त तक आसान पहुँच नहीं होगी अब, और राजनीतिक प्रभाव की समस्या होगी। चलिए, ये था। अब देख लेते हैं, ये आपका एक और टॉपिक है, ताइवान में भूकंप के झटके लगे हैं और उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये हमारे लिए भूकंप टॉपिक इंपोर्टेंट हो जाता है। भूकंप को आज देख लेंगे पेपर 1 ज्योग्राफी में और पेपर 3 आपदा प्रबंधन में। भूकंप क्या होता है? तो पृथ्वी का कंपन शॉर्ट में बोलते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी के अंदर कंपन उत्पन्न करती हैं या पृथ्वी को कंपित करती हैं। ये भूकंप कहलाता है। भूकंप के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए, फॉल्ट जोन भूकंप, विवर्तनिकी भूकंप और ज्वालामुखी भूकंप और मानव प्रेरित भूकंप, ये कुछ प्रकार है। आपसे सीधा सीधा टॉपिक है ये पेपर 1 का ज्योग्राफी का। कारण देख लीजिए इसके क्या क्या है। तो प्राकृतिक कारण है, मानव निर्मित कारण होते हैं। प्राकृतिक में क्या क्या है? विवर्तनिक अस्थिरता, ज्वालामुखी क्रियाएं, संतुलन स्थापन के प्रयास, वलन एवं भ्रंशन, और इसमें होता है अगला प्लूटोनिक घटनाएं होती हैं। कुछ भूगर्भिक गैसों का फैलाव होता है। आगे देखिए, और भी है इसमें भूस्खलन, हिमस्खलन, सागर तटीय अपरदन। तो ये हर बार पूछा जाता है आपसे टॉपिक, इसको हल्के में मान लीजिए। और मानव निर्मित कौन कौन से? परमाणु विस्फोट, अत्यधिक खनन, बड़े बांध जनित भूकंप आते हैं, जैसे करीबा और नुरेक बांध पे आए। भारत में एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए। अस्थिर प्रदेशों में सड़कों, विशाल जलाशयों आदि का निर्माण किया जाता है, तो उससे भी भूकंप आ जाते हैं। तो ये थे कारण। प्रभाव देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो 2 तरीके के प्रभाव हैं, विनाशकारी भी होते हैं और रचनात्मक होते हैं। विनाशकारी में कौन कौन से होंगे? तो भूस्खलन होगा। भूस्खलन कारण भी है और इसका प्रभाव भी है। भूस्खलन और हिमस्खलन दोनों ही आप जान लीजिए पॉइंटों को। इनके कारण भूकंप आता है और भूकंप के कारण ये भी उत्पन्न होते हैं। आधारभूत संरचना को क्षति होती है, सुनामी आ सकती है, भूभ्रंशन हो सकता है, जैव विविधता को हानि होती है, बांध एवं तटबंधों को क्षति पहुंच सकती है, और मानव संसाधन की क्षति होती है। और कुछ ये कारक है रचनात्मक, जैसे पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना की जानकारी मिल सकती है, इससे मिलती है। और लावा उद्गार होता है, खनिज संसाधनों का पृथ्वी की सतह पर प्रकटन होता है। जब लावा उद्गार होगा तो नई क्या बनेगी? प्रॉपर्टी बनेगी। और गर्म जल स्रोतों का उदय होता है। तो ये कुछ रचनात्मक भी डाल दीजिए, तो इससे डायमेंशन ज़्यादा हो जाएंगी। भूकंप का वितरण देख लीजिए। अधिकांश भूकंप प्लेटों की सीमा के सहारे आते हैं। कहाँ पे? प्लेटों की सीमा के सहारे आते हैं। कुछ समुद्री कटक व महासागरीय भ्रंशों के सहारे भी देखे आते हैं। अब इसमें मैप देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो देखिए, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटियों में बांटा गया है, उसे बाई मैप देखेंगे हम लोग। तो इसमें 63% भूकंप आते हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में। कारण क्या होता है इसका? तो विनाशी प्लेट सीमाओं का होना यहाँ पे कारण है मुख्य। ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है, सागरीय तथा स्थलीय भागों का मिलन होता है यहाँ पे। नवीन मोड़दार पर्वतों की उपस्थिति है यहाँ पे। तो देखिए, ये है मध्य महाद्वीपीय कटक। 21% भूकंप यहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं? प्लेटीय अभिसरण का क्षेत्र है ये। अधिकांश भूकंप संतुलन मूलक एवं भ्रंश मूलक होते हैं, और भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी में आता है। अगला देखिए, मध्य अटलांटिक पेटी। सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं इस वाली पेटी में। और संबंध इसका किससे है? प्लेटों के अपसरण एवं रूपांतरण भ्रंशों से। अब मैप पे देख लीजिए, छोटा सा मैप है, आप अच्छा बना सकते हैं। ये 63% देखिए हो गया। ये प्रशांत महासागरी वाली कटक है, ये वाले पे 63% है। और ये मध्य अटलांटिक पेटी है, इतनी मध्य अटलांटिक पेटी है। और ये मध्य महाद्वीपीय ये कौन सी पेटी?
मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो इसमें 21% आते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए भूकंप से। इस तरीके का मैप बना दीजिए और उसमें शो कर दीजिए। अब देखिए कुछ जोन है जो कितने जोनों में बांटा गया है भारत को, तो वो भूकंप जोन, तो देखिए 4 मुख्यतः जोन है, पहला हटा दिया गया है। अब 5वां, चौथा, तीसरा और दूसरा। अब ये क्षेत्र देख लीजिए कौन सा आता है, 5वां जोन कहाँ है, जो रेड हो रखा है, ये आपका 5वां जोन है। एक ये हो गया और ये कुछ ये पॉइंट लगे हुए, ये आपके जोन 5 में आते हैं। और ये वाला ब्लैक कलर से जोन 4 में आ रहा है। और ये एरिया आपका जोन 2 में आता है, ये राजस्थान MP का कुछ एरिया। ठीक है, और ये भी आपका किस में आ रहा है, ये भी जोन 2 में आता है, ये वाला एरिया ये इसमें आएगा। और बाकी ये जो है आपका ये एकदम ब्लैंक जो है वो जोन 3 में आ रहा है। तो कितने जोन है, इस तरीके का मैप बनाइए तो जोन में आप डाल सकते हैं। चलिए, तो इसमें इतना ही वीडियो में, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे जो बचे हुए टॉपिक है हमारे। ठीक है, तो और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जिससे अच्छा लगेगा औरों को भी। थैंक यू।